हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग आज थंबनेल देख रहे हैं सामान्य विज्ञान का, यानी कि जो कि है हमारा उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम में एक जो कि है हमारा सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन, इसका भी है, ठीक है, टॉपिक। तो उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसी की प्रिपरेशन भी उसकी साथ में हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो लेक्चर एग्ज़ाम में जो साइंस का पार्टीशन है, ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं, तो हम एनटीपीसी को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं क्योंकि जीके जीएस सभी का है, ठीक है। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। साइंस तो देखो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे साइंस के भी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ, जो भी न्यू आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और फुल ऑफ नॉलेज, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए क्योंकि यहाँ पर ऑल टॉपिक्स कवर्ड हैं एंड एमसीक्यूज़ फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी मस्तिष्क, सी कान और डी आँख। तो निकट दृष्टि दोष जो है इसका संबंध किससे है? किससे है ये बताना है हमें। निकट दृष्टि दोष का जो संबंध है वो किससे है? तो आँख से है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है तो उसका संबंध है हमारा आँखों से है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं तो देख लेता है लेकिन उसको दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, यानी कि इसमें उल्टा पुल्टा है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, मायोपिया जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो पास की जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर दिखता है बट जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसी दोष को मायोपिया कहा जाता है और इसको, ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए ये जो प्रॉब्लम है इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ होता है? तो अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। अवतल लेंस का यूज़ होता है जिसे बोलते हैं कॉनकेव, ओके, कॉनकेव मिरर, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कॉनकेव मिरर बोला जाता है इसको। अवतल लेंस इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। किस पिंड का वजन किसके केंद्र के, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, बी द्रव्यमान, सी ए और बी दोनों है और डी है उत्प्लावकता। तो किसी पिंड का जब वजन होता है तो केंद्रक से एक प्रतिक्रिया करता है, तो गुरुत्वाकर्षण है इसका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला जो है किसका उदाहरण है? श्रेणी 3 लीवर का। ऑप्शन बी है घिरनी प्रणाली, सी है श्रेणी 1 लीवर, डी है श्रेणी 2 लीवर, ठीक है। तो एक पहिया ठेला जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, श्रेणी 2 लीवर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मोमबत्ती का जलना क्या है? कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बी है भौतिक परिवर्तन, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किस कारण से होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संचरण, बी परिक्षेपण, सी परावर्तन और डी है अपवर्तन। तो श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किस वजह से होता है, किसके कारण होता है, ये पूछा है ना।
जो श्वेत प्रकाश होता है उसका घटकों में विभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा परिक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है भाई, क्या कारण है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है तेल की श्यानता अधिक होती है, बी है जल की श्यानता अधिक होती है, सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, डी है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो क्या रीज़न है, तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका रीज़न है कि जल का जो पृष्ठ तनाव होता है ना, वाटर टेंशन जो होता है वो कंपैरिजन टू ऑयल तो ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है, यानी कि सभी रंगों को तो खुद में ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, लेकिन उस रंग से जो डिफरेंट कलर्स हैं जो उसने ऑब्जर्व किए हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कौन सा रंग है वो, ठीक है, कौन सी वस्तु होगी वो, कौन सी कलर की वस्तु होगी। ऑप्शन ए है नीली, बी काली, सी श्वेत और डी जो है हमारा धूसर। तो ब्लैक जो है काली वस्तु होगी वो। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप खुद सोचो, जब ब्लैक कलर बन जाता है, ब्लैक कलर, ठीक है, जब हम सभी रंगों को मिला करके ब्लैक कलर बना देते हैं, अब उसमें से हम अलग अलग कलर निकाल सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल? तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं। ऑप्शन ए गामा किरणें, बी ऋणाग्र कैथोड किरणें, सी है अल्फा किरणें और डी बीटा किरणें। तो राइट आंसर होगा ऋणाग्र कैथोड किरणें, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किस से बचाने के लिए किया जाता है। चुंबक रक्षकों का प्रयोग है ना, चुंबकों को किससे बचाने के लिए कहता है। ऑप्शन ए है स्वतः चुंबक विचुंबकन से, बी है ऊष्मा के कारण विचुंबकन, सी है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, डी है अन्य चुंबकों का प्रभाव। तो चुंबक जो रक्षक हैं उनका यूज चुंबकों को किससे बचाने के लिए जाता है, जो विचुंबकन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, स्वतः विचुंबकन से रक्षा के लिए चुंबकीय जो रक्षक है उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए है दाब, बी तापमान, सी आर्द्रता और डी घनत्व। तो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि का जो वेग है ना, तो उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो ध्वनि का जो वेग है ना, ठीक है, तो दाब में जब परिवर्तन होता है तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अब तापमान है, तापमान जब बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है, एरो बना देती हूँ। चलिए, जब तापमान इंक्रीज होगा तो ध्वनि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ध्वनि भी इंक्रीज होएगी। ठीक है, ध्वनि की जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन जब दाब परिवर्तन होता है तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब दाब कम होगा या दाब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट है आर्द्रता। जब हवा की आर्द्रता बढ़ने पर, जब हवा की आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है, कम होने पर ध्वनि की चाल जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि जब आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि भी बढ़ेगी, जब आर्द्रता कम होगी तो ध्वनि की चाल भी कम होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है समान वेग और परिवर्ती त्वरण, बी है समान चाल और समान वेग, है ना,
सी है समान चाल और परिवर्ती वेग, डी है समान चाल और समान त्वरण। तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर जो पिंड की गति होती है किसका उदाहरण है? समान चाल और परिवर्ती वेग का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, धारावाहक चालक किस से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र, बी वैद्युत क्षेत्र, सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और डी है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र। तो धारावाहक चालक जो है किसे बिलोंग करता है, किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए है जो हमारा राइट आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है न्यूटन का थर्ड लॉ, बी है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, थर्ड है ऑप्शन सी है न्यूटन का सेकंड लॉ एंड डी हमारा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर वर्क करता है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस पर जो है हमारा रॉकेट वर्क करता है ना। तो थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का? थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि जो भी क्रिया होती है, ठीक है, प्रत्येक जो क्रिया होती है उसका अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या है? तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यही है हमारा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है। आई होप आपको याद आ गया होगा। और इसके ऑप्शन जो है उदाहरण वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या है? फर्श पर चलने के लिए जब हम पंजे से फर्श को पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है, तो हमें एक फोर्स मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फर्श पर जब हम लोग चलते हैं तो हम पंजे को पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है, और हमें आगे चलने के लिए, पैर आगे बढ़ाने के लिए अपना एक फोर्स मिलता है अलग से, ठीक है, एक रिएक्शन मिलता है। तो ये तो था एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है बिना पकड़े लकड़ी के गुटके में छिद्र करना मुश्किल होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है ना, थोड़ा सोचना इस चीज़ को। बिना पकड़े लकड़ी का कोई गुटका है, ठीक है, कोई टुकड़ा है, उसमें छिद्र करना मुश्किल होगा, है ना। एक और है, फिर है हमारा बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना। कभी आप लोगों ने राइफल चलाई हो तो उसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, जब हम शूट करते हैं एकदम से जब ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है, तो उसमें जब जैसे ही गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ एक धक्का सा लगता है एकदम से, है ना। तो वो चीज़ है, तो थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये चीज़। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मात्रा वजन किससे तौला जाता है? ऑप्शन ए है दंड तुला, बी है सामान्य तुला, सी है कमानी तुला और डी है संतोलक चक्र। मात्रा जो वजन है किससे तोला जाता है? कमानी तुला से तोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जिस सिद्धांत के कारण दिया, ठीक है, में वृक्ष के नीचे रोशनी के गोल टुकड़े दिखाई देते हैं, वह सिद्धांत किसके बिंब निर्माण के सदस्य हैं? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है पिन होल कैमरा, सी है फोटोग्राफी कैमरा और डी है उत्तल लेंस। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? तो पिन होल कैमरा जो है इसको फॉलो करता है। ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो दिए में जब दिया वृक्ष के नीचे रखा जाता है तो गोल टुकड़े की तरह दिखाई देता है, ठीक है, तो ये है पिन होल कैमरा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? ऑप्शन ए है धातु, बी वायु, सी जल और डी बहुलक। तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो धातु में अधिक होती है, ठीक है, ठोस जो होता है ना उसमें ध्वनि की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 17, डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र, बी ध्वनि, सी प्रकाश और डी ऊष्मा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो इजी है, आई होप आपको आता होगा, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सबसे अच्छा विद्युत चालक है, कौन सा है? ऑप्शन ए है तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम एंड डी है चांदी। तो सबसे अच्छा विद्युत चालक है हमारा चांदी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19,
क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षितिज दूरी तय कर सके? ऑप्शन ए है क्षितिज से 60 डिग्री कोण पर, बी है क्षितिज से 45 डिग्री कोण, सी है क्षितिज से 30 डिग्री का कोण, डी है क्षितिज से 15 डिग्री का कोण। तो क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए कि वो अधिकतम क्षितिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? घर्षण बल है ये, बाल नहीं है। ठीक है, घर्षण बल है ये, बाल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए है स्थैतिक घर्षण, बी है बेलन घर्षण, सी गतिज घर्षण और डी है सीमांत घर्षण। तो कौन सा घर्षण बल अधिक है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, सीमांत घर्षण। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी नियॉन, सी ऑर्गन और डी ऑक्सीजन। तो हीलियम जो है हाइड्रोजन के अलावा दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो सूर्य की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। ताप का एसआई मात्रक, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सबके एसआई जो यूनिट है आपको वो सब याद करनी होंगी। ठीक है, पूछे जाते हैं, देखो आरआरबी एनटीपीसी में तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, केल्विन, बी एम्पियर, सी कैंडेला, डी है कैलोरी। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ सदिश हैं? ऑप्शन ए है संवेग त्वरण बल, बी विस्थापन भार और विद्युत धारा, सी विद्युत तीव्रता और बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, डी है उपरोक्त सभी। तो सभी राशियां सदिश हैं ये बताना है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन सभी की राशियां सदिश हैं। ठीक है, ये सभी सदिश राशि के हैं। ठीक है, अब देखो भाई सदिश और अदिश क्या होता है? ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सदिश राशियाँ क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सदिश राशियाँ क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो जो भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि हमें परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए उसके साथ में। ठीक है, तो वो सदिश राशियाँ हो गई हैं। ठीक है, और जो अदिश राशि है उसमें केवल परिमाण चाहिए होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अदिश राशि में हमें केवल परिमाण चाहिए और डायरेक्शन की आवश्यकता उसमें नहीं होती, इसलिए उसको अदिश राशि बोला जाता है। और जो सदिश राशि है उसमें परिमाण तो चाहिए, साथ में डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ अदिश है? ऑप्शन ए है समय, चाल, द्रव्यमान, बी है ताप, दाब, ऊर्जा, सी है आयतन, घनत्व, कार्य और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन से जो ग्रुप है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो अदिश राशि है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, सभी ये अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जड़त्व का गुण क्या है? ऑप्शन ए है प्रत्येक वस्तु में होता है, जो जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है, बी है किसी किसी वस्तु में होता है, सी किसी वस्तु में नहीं होता और डी केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का नियम, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्थिरता, जड़त्व क्या होता है? स्थिरता। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में होता है। देखो जड़त्व का नियम जो है ना प्रत्येक वस्तु में होता है, यानी कि स्थिर रहना। जब तक हम किसी भी चीज़ को हिलाएंगे नहीं वो बिल्कुल वहीं की वहीं रखी रहेगी। ठीक है, जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे ना तब तक वो चीज़ वहीं की वहीं रखी रहेगी। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को, यानी कि हर वस्तु का अपना जड़त्व होता है। ठीक है, अपनी स्थिरता होती है। जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती ना। तो ये है जड़त्व का गुण, प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्य का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, बी केल्विन, सी कैलोरी एंड डी हॉर्स पावर। तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो है जूल। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है वर्क का तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। उपकरण दिए हुए माइक्रोफोन और एक तरफ दिया हुआ है उपकरण है एक तरफ और दूसरा है ऊर्जा का स्थानांतरण।
तो कौन सा इसमें से गलत है? तो माइक्रोफोन ए का देख लेते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ओके। बी है हमारा लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है, ओके। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सितार जो है ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा गलत है हमें ये बताना है। तो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सितार जो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 28। एक अश्वशक्ति बराबर होती है कितने वॉट के, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है 776 वॉट के, बी है 746, सी है 11,000 वाट एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक जो हॉर्स पावर होती है वो बराबर होती है 746 वाट के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गति का नियम है जिसमें हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेकंड जो लॉ है न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। क्या है सेकंड लॉ? किसी वस्तु पर जब कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर जब हम कार्य करने वाले बल, ठीक है, बल फोर्स का यूज़ करते हैं तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, वो वस्तु जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है तथा वस्तु से उत्पन्न जो त्वरण होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, ऑप्शन ए है, बी है बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी उपरोक्त सभी। तो जब पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तब दाब में क्या चेंजेस होते हैं ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, घटता है, ठीक है। तो दाब घटेगा, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब जो है, प्रेशर जो है कम होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कैसे लगा वीडियो, कैसा लगा आज का सेशन, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, है ना। और किस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए आपको, इजी है या मॉडरेट है या ज़्यादा टफ लग रहे हैं आपको, बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MCQs आपको चाहिए कि हाँ प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को चाहिए, तो आप लोग इस चैनल पर बिल्कुल सही जुड़े हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लो। और प्लीज़ अच्छा लगा है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करो, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके, ओके। बहुत हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया, अब हर टाइम हमारा MCQ सॉल्व करने का, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।